फिर ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मील टाइम सिंड्रोम। क्या कहते हैं? मील टाइम सिंड्रोम, क्योंकि खाने के बाद ये स्वेलिंग खुद ही ख़त्म हो जाती है। अब ये स्वेलिंग खाने के बाद क्यों ख़त्म हो जाती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो खाने के 1-2 घंटों बाद ना ये रिजॉल्व हो जाती है। क्यों? वो कहता है ऐसे होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डक्ट है, सही है, इसमें यहाँ पर स्टोन पड़ा हुआ है, सही है। अब जब स्टोन पड़ा हुआ है और जब भी पेशेंट खाना खाता है तो आपको पता है कि इनकी जो प्रोडक्शन है, सलाइवा की जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वो इन्हेंस होती है। सो सिक्रीशन जब सलाइवा की इन्हेंस होती हैं तो ये जो है ये आगे चला जाता है और एक नैरो पॉइंट को जाके ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब नैरो पॉइंट कौन से उनकी बात करते हैं। वो नैरो पॉइंट जब ब्लॉक हो जाता है तो सिक्रीशन जमा होती हैं, इतनी सिक्रीशन जमा होती है कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इस स्वेलिंग के बाद पेशेंट यहाँ मसाज करता है। ये स्वेलिंग के प्रेशर की वजह से ये जो स्टोन होता है ये डिसलॉज होता है। ठीक है, ये स्टोन जैसे डिसलॉज होता है तो ये सारा सलाइवा जो है वो पास हो जाता है और स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है। तो ये एक इंटरमिटेंट पिक्चर जो है वो पेशेंट की होती है। ठीक है, सो वो कह रहा है कि स्टोन जो है ऑब्स्ट्रक्शन जब कर रहा है, स्टोन जो है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और जब भी वो खाना खा रहा है तो स्टोन, मैंने आपको बताया, वॉश्ड आउट होता है, आगे की तरफ जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा और किसी नैरो पॉइंट के ऊपर जाके, अब इसके नैरो पॉइंट्स अभी हम देखते हैं कौन से हैं, तो नैरो पॉइंट के ऊपर जाके क्या करता है, ब्लॉकेज कॉज करता है। इसके ब्लॉकेज की वजह से पीछे जितना भी सिक्रीशंस हैं उनकी रिटेंशन शुरू होगी और रिटेंशन शुरू होगी तो स्वेलिंग शुरू होगी। इसलिए इसको कहते हैं मील टाइम सिंड्रोम। खाना खाने के फ़ौरन बाद स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है। अब किस जगह पे इम्पैक्ट होता है, किस जगह पे जाके ब्लॉकेज करता है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक तो जो हाइलम है ग्लैंड का, उस जगह पे नर्विंग है, ईजिली वहाँ पे ब्लॉकेज कर देता है, या वो कहता है नियर द पंक्टम। ठीक है, सो जो पंक्टम के करीब है, ग्लैंड का जो पंक्टम है, उन दोनों जगहों पे ये ब्लॉक कर देता है। सो हाइलम कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो कह रहा है कि जो डक्ट है वो बेंड हो रही होती है ओवर द माइलोहॉइड मसल। ठीक है, अब सिम्टम्स को अगर आप लोग रिलेट करेंगे तो सिम्टम यही है बेटे कि ये इंटरमिटेंट स्वेलिंग, ठीक है, इंटरमिटेंट यानी आती है फिर ख़त्म हो जाती है। सो ये इंटरमिटेंट स्वेलिंग की हिस्ट्री होगी, स्वेलिंग होती है फिर रिजॉल्व हो जाती है। जैसे स्टोन डिसलॉज होता है, गश ऑफ सलाइवा पास हो जाता है, तो जो स्वेलिंग है वो क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं मील टाइम सिंड्रोम। नाउ इस स्टेज के ऊपर हम पेशेंट के सिम्टम्स देखेंगे तो उसको माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। खाना खाने के बाद ज़ाहिर सूजन हो जाती है, फिर वो उसको मसाज करता है या स्टोन ड्यू टू प्रेशर खुद ही डिसलॉज होगा तो कंडीशन ठीक हो जाती है। सो माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट इस लेवल पे होता है। यहाँ पे अगर मैं उसको क्लिनिकली एग्जामिन करूँगी, मैं उसका जो ग्लैंड है उसको ऐसे पैल्पेट करके देखूंगी तो वो जो है वो टेंडर भी हो सकता है। इफ इन्फेक्शन है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की इनलार्जमेंट आपको फील होगी। और साथ ही साथ वो कहता है कि अगर आप उसको एग्जामिन करोगे तो मे बी जो पैपिला है या डक्ट है वहाँ से जो है वो पस का ड्रेनेज हो रहा हो जब आप उसको इंटरनली एग्जामिन करते हो। सो पस ड्रेनेज हो सकता है, टेंडर होता है, ऑन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन और इनलार्जमेंट जो है वो इसकी हुई हुई है। नाउ मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, यानी ट्रोमा है या ऑब्स्ट्रक्शन है और ये मील टाइम सिंड्रोम के साथ है पेशेंट, तो मैं क्या मैनेजमेंट करूँ या मैं इसकी किस तरह से कंप्लेंट्स जो है उनको दूर करूँ। तो वो कहता है ये डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ के ऊपर। ठीक है, अब आपने याद रखना है हमारे पास 3, 4, 5, 6 बातें होंगी। नंबर 1 तो वो कह रहा है कि अगर स्टोन जो है वो 4 मिलीमीटर या उससे लेस है, ठीक है, 4 मिलीमीटर या उससे लेस स्टोन है तो हम तो क्या करते हैं, एक डॉर्मिया बास्केट होती है, मैंने आपको न्यूरोलॉजी में भी बताया है। तो इस डॉर्मिया बास्केट के थ्रू हम स्टोन को ना अंदर जाते हैं और रिट्राइव कर लेते हैं। अब ये जो रिट्राइव हमने करना है, दिस इज़ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है, आइदर ड्यू टू अंडर एंडोस्कोपिक गाइडेंस और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो स्टोन की मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप हमने ये पढ़ लिया कि अगर ये स्टोन लेस देन 4 मिलीमीटर है तो हमने इसको मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के थ्रू क्या करना है, रिट्राइव करना है। ठीक है, और रिट्राइवल के लिए हमने क्या यूज़ करनी है बेटे, हमने यूज़ करनी है डॉर्मिया बास्केट, और डॉर्मिया बास्केट के थ्रू हम वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ईदर अंडर एंडोस्कोपिक गाइडेंस और अल्ट्रासोनोग्राफी यानी रेडियोलॉजिकल गाइडेंस। हमने स्टोन का क्या कर देना है, रिमूवल या रिट्राइवल कर लेना है। ये एक चॉइस है। दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है, दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है, वो कहता है अगर तो जो स्टोन है वो लार्जर है, ठीक है, 8 मिलीमीटर तक है या उससे भी ज़्यादा लार्जर स्टोन है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, आप लिथोट्रिप्सी करोगे। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी भी हो सकती है और इंट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी भी हो सकती है। अब आपको पता है जिस तरह हमारे पास किडनी होती है और ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह का पेशेंट होता है और हमने कहा था यहाँ स्टोन पड़ा हुआ है तो हम यहाँ से रेडिएशन डायरेक्टली बाहर से फेंकते हैं और ये स्टोन टूट जाता है
और फिर ये यूरेटर में एक्सक्रीट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना एक्स्ट्रा कार्पोरियल। इंट्रा कार्पोरियल जब एजेंट अंदर जाएगा और अंदर से वेव्स देगा, तो एक्स्ट्रा कार्पोरियल और इंट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी जो है वो हम यूज़ करते हैं, और इसमें बेसिकली हम वेव्स जो हैं वो स्टोन को दे रहे होते हैं, और स्टोन जो है वो टूट जाता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है। सो उसके जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं तो हम उन फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन हमारे पास ये है कि अब कुछ ऐसी न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं कि इवन आप इंट्राडक्टली भी जा सकते हो, यानी डक्ट के अंदर जाके भी स्टोन को तोड़ के उसको रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ हमारे पास न्यूमेटिक इंट्राडक्टर लिथोट्रिप्टर भी आ गए हैं, और ये जो इंट्राडक्टर लिथोट्रिप्टर हैं, न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर, इनका ये फ़ायदा होता है कि इनके थ्रू डायरेक्टली जो है वो आप डक्ट के ल्यूमन में एंटर हो सकते हो, और वहाँ पे स्टोन को ज़ाहिर ब्रेक डाउन किया जाएगा, एंड देन ब्रेक करने के बाद उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एस्पायरेट कर लिया जाएगा। सो ये भी एक टेक्निक मौजूद है। अब कह रहा है कि लेकिन इसके ऊपर फिर आपने 2-3 बातें और याद रखनी है, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल आपको लगेंगी लेकिन आपने याद रखनी है। नंबर 1 बात आपने याद रखनी है आपके बुक के सीक्वेंस से, कि अगर स्टोन सब मैंडिबुलर डक्ट के अंदर है, ठीक है। अब हमने कहा डक्ट के अंदर जाके हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन इफ़ डिपेंड करता है ना उसकी लोकेशन क्या है। अगर स्टोन सब मैंडिबुलर डक्ट के अंदर है, ओके फाइन, और यूजुअली वो डक्ट फ्लोर ऑफ द माउथ के रीजन के ऊपर है, ठीक है। डक्ट होती फ्लोर ऑफ द माउथ में है, लेकिन स्टोन जो है वो मौजूद है डक्ट के अंदर इन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ एंटीरियर टू द पॉइंट जहाँ डक्ट सब लिंगुअल नर्व को क्रॉस करती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डक्ट, एंड ये फॉर थ्योरेटिकली बना रही हूँ कि ये सब लिंगुअल नर्व क्रॉस हो रही है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जहाँ पे ये सब लिंगुअल नर्व को क्रॉस कर रही है बिल्कुल वहाँ एंटीरियरली अगर स्टोन प्रेजेंट है, सही है। सो अगर स्टोन सब मैंडिबुलर डक्ट में है, द फ्लोर ऑफ द माउथ वेयर इट क्रॉसेस, ठीक है, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है सब लिंगुअल नर्व को, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होगा, डायरेक्टली जो है वो कहता है कि आपने स्टोन की जो रिट्राइवर है वो डायरेक्टली डक्ट के अंदर जो है वो इंसीजन अभी नहीं देनी है, ठीक है। सो करना आपने लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही है, लेकिन डायरेक्ट डक्टल इंसीजन आपने नहीं देनी, ठीक है। आपने डायरेक्टली इंसीजन नहीं करनी ड्रग की। क्यों इंसीजन डक की नहीं करनी, फिर इसकी रीज़न फर्दर बताते हुए बताता है कि ये जहाँ पे जो डक्ट है ये पड़ी हुई होती है अंडर द सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सो कहाँ ये डक्ट का क्या पोर्शन बनता है, अंडर सब लिंगुअल ग्लैंड। सो अगर आपने डायरेक्टली जो है वो क्या किया, इसकी इंसीजन की डक्ट की, तो आप सब लिंगुअल ग्लैंड को डैमेज करोगे, और सब लिंगुअल ग्लैंड जब डैमेज होगा तो उसके अंदर वो रिटेंशन सिस्ट, रेन्यूला वगैरह बन सकता है। तो एक कंडीशन ठीक करते हुए आप दूसरी कंडीशन कर दो, ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें ये करना चाहिए कि डायरेक्टली हमने डक्ट को नहीं इंसीजन देनी, हमने ग्लैंड के मीडियल बॉर्डर के अलोंग एक इंसीजन देनी है, ठीक है। क्या करना है, उसके मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसीजन देनी है। उसके बाद फिर हमने उसको ऐसे लेटरली रोटेट करना है, यानी मीडियल इंसीजन देखें ना, फिर हम उसको लेटरली रोटेट करते हैं तो डक्ट सामने एक्सपोज हो जाती है। नॉर्मली तो डक्ट सब लिंगुअल ग्लैंड के नीचे पड़ी हुई है ना, तो हम इसको इंसीजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ग्लैंड को डैमेज करेंगे। तो हमने पहले एक इंसीजन देनी है अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द डक्ट, देन हमने बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड, देन बेटे हम लोग उसको लेटरली रोटेट करेंगे। जब हम उसको लेटरली रोटेट करेंगे तो डक्ट आपके पास एक्सपोज हो जाएगी। अब जब डक्ट एक्सपोज हो जाएगी तो डक्ट के ऊपर अब हम लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन देंगे, और लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन दे के हम स्टोन जो है उसको रिट्राइव कर लेंगे। आपको बात समझ आई है। और कहते हैं जैसे ही आप स्टोन निकालेंगे तो आप फ़ौरन से डक्ट को भी क्लोज करेंगे, और जो आपने एक इंसीजन दी है ग्लैंड के ऊपर इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, उसको भी आपने फ़ौरन क्लोज कर देना है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। क्या बात आपने याद रखनी है कि अगर लार्जर स्टोन था और वो स्टोन जो है सब मैंडिबुलर डक्ट के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन ये वो लेवल था कि जहाँ पे डक्ट क्रॉस कर रही थी आपके पास लिंगुअल नर्व को, तो इस लेवल पे आप डायरेक्टली डक्ट की इंसीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर सकते कि डक्ट के जो डक्ट खुद जो है वो अंडर पड़ी हुई है सब लिंगुअल ग्लैंड के, ठीक है। सो अगर आपने डायरेक्टली इंसीजन की तो आप सब लिंगुअल ग्लैंड को डैमेज करोगे और रन्यूला बना दोगे। इसलिए आपने क्या करना है, आपने एक इंसीजन देनी है along the medial border of the gland, ठीक है। एक इंसीजन देनी है along the medial border of gland। ये इंसीजन दे के बेटे हम लोग इस ग्लैंड को ऐसे रोटेट करते हैं लेटरली, तो डक्ट एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको लेटरली रोटेट करना है। जैसे ही हमने लेटरली रोटेट किया तो डक्ट जो है वो एक्सपोज हो गई। अब डक्ट जब एक्सपोज हो गई तो आप देख लो कि स्टोन कहाँ है। सो स्टोन को आप पल्पेट करोगे एंड देन एक लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन अलोंग द डक्ट दे के
आपने लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन दे के क्या करना है, स्टोन को रिट्राइव कर लेना है। फ़ौरन से हम लोग डक्ट जो है उसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और उसी तरह जो आपने बाहर ग्लैंड के लॉन्ग इंसीजन दी हुई है उसको भी आपने फ़ौरन जो है वो क्लोज़ कर देना है, ठीक है, विद रिजॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। सो ये एक आसान सा प्रोसीजर है। अब कह रहा है कि एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन जैसे अब उसने बुक में बताया हुआ, मैंने भी वैसे बतानी है। एक और कंडीशन उसने ये बताई हुई है कि अगर स्टोन जो है वो सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल नर्व से पहले पड़ा हुआ है, ठीक है। सो स्टोन इफ़ प्रेजेंट पायरोर या प्रॉक्सिमल टू द सब लिंगुअल नर्व, यानी वो सब लिंगुअल नर्व के प्रॉक्सिमली पड़ा हुआ है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। तो फिर वो कहता है कि आपने इंट्रा ओरल अप्रोच के थ्रू अंडर जनरल एनेस्थीसिया, इंट्रा ओरल अप्रोच के थ्रू आप जो है वो स्टोन को रिट्राइव कर सकते हो। लेकिन इसमें आपने यही है कि पहले अंदर जाके उसको पैल्पेट करना और फिर इंट्रा ओरली इंटर हो के डायरेक्टली उसकी रिट्राइवल करना है। अब ये अप्रोच थोड़ी मुश्किल होती है और लेकिन फिर भी रिट्राइव हो जाता है, अप टू 90% स्टोन रिट्राइव कर लिया जाता है, सही है। सो इंट्रा ओरली आपने करना है, पहले स्टोन को पैल्पेट करना है एंड देन आपने स्टोन की रिट्राइवल करनी है। थोड़ा सा ये पाथवे मुश्किल होता है। सो आई होप कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं है तो आपको जो है वो यूट्यूब से कोई एनिमेटेड वीडियो देखनी पड़ेगी, सही है। ओके, अब कहते हैं कि लेकिन इस सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये जो आपने स्टोन का रिट्राइवल किया, आइदर आपने डॉर्निया बास्केट यूज़ कर ली या आपने एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी की, इंट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी की, इंट्रा डक्टर लिथोट्रिप्सर आके आपके पास, या फिर आपने डक्ट की इंसीजन करके स्टोन को रिट्राइव किया है, तो इन सब की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि आप जो लिंगुअल नर्व है उसको डैमेज करोगे क्योंकि वो डक्ट के अक्रॉस रन कर रही होती है, ठीक है। सो लिंगुअल नर्व डैमेज हो सकती है। और नंबर 2 हमारे पास ट्रैक्शन इंजरीज डेवलप हो सकती हैं। और नंबर 3 प्रोसीजर फेल हो सकता है। इफ़ प्रोसीजर फेल हो गया है तो अब हमने सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड की एक्सीजन करनी है। क्या करनी है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड की एक्सीजन करनी है। अभी तो हम डक्ट के थ्रू स्टोन को रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं रिट्राइव हो सका, तो अब आपका जो पूरा ग्लैंड है अलॉन्ग विद द डक्ट आप उसको रिमूव करोगे, आप उसकी एक्सीजन करोगे। तो कहते हैं जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड की एक्सीजन है ये मोस्टली हमारे पास जो है वो एज अ लास्ट ऑप्शन यूज़ होती है। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास इतनी ज़्यादा बायोअवेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम इतना जल्दी ग्लैंड की एक्सीजन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। ये लेस कॉमन है और लास्ट ऑप्शन है रादर देन फर्स्ट ऑप्शन। ये आप कब परफॉर्म करते हो, जब पेशेंट को रिक्रंसाइल एडिनाइटिस हो रहा है ड्यू टू द स्टोन, तो फिर आप कर सकते हो। या नंबर 2 के स्लेवरी ग्लैंड ट्यूमर्स बने हुए हैं और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं, तो तब आप इसकी एक्सीजन करते हो वरना हम नहीं करते। अब एक्सीजन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सो वो देखते हैं बारी बारी कि किस तरह सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड की एक्सीजन की जाती है।